साथियों, आज ये मीटिंग और उस मीटिंग में बड़ी तादाद में पुरजोश नौजवानों, साथियों, हमारे महाराष्ट्र के यूथ अध्यक्ष औरंगाबाद से आए हुए हमारे मेहमान डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब और पार्टी के जिम्मेदार, आज जिन लोगों को ओहदा मिला है, हमने समाजवादी की सदर शान हिंद को अबू आसिम आजमी साहब ने सदारत दी। उसके बाद से हमने कोई बॉडी नहीं बनाई थी। इलेक्शन का वक्त था, यह हुआ कि पहले इलेक्शन लड़ा जाए। अब सेक्रेटरी और नायब सदर बना दिया गया है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये 15 दिनों में अपनी बॉडी तश्कील दे। उसी के साथ यूथ के हमारे सदर अब्दुल रहमान सपना साहब और वर्किंग सदर साहिब भिकन साहब, इनकी जिम्मेदारी है कि ये यूथ की बॉडी 15 दिनों में बनाएं। हमारी जहां मदद लगेगी हम वहां मदद करेंगे। असेंबली इलेक्शन के बाद पुरजोश पब्लिक का मौका अब मिला है। हमने कई अलग अलग बैनर से काम असेंबली इलेक्शन के बाद भी करते रहे। आने वाला वक्त कारपोरेशन इलेक्शन का है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें 10,000 वोट भी नहीं मिली, करीब 10,000 वोट मिली असेंबली इलेक्शन में। मगर मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हर इलेक्शन की अपनी नवैयत होती है और मैं आपको अभी कहता हूं कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में बाजीगर तो तुम ही रहने वाले हो। हम इलेक्शन इसलिए काम नहीं करते कि इलेक्शन आ रहा है, हम काम करते रहते हैं, उस बीच इलेक्शन आता है। आने वाला वक्त कारपोरेशन इलेक्शन का है। फील्ड पर काम करने के लिए हम जितने भी प्रभाग हैं बने हुए, नई वार्ड रचना होती रहेगी, वक्त आगे पीछे भी होता रहेगा, मगर वार्ड रचना के हिसाब से हर पैनल में एक कमेटी हम 1 महीने के अंदर बनाएंगे। समाजवादी एक्शन कमेटी हर पैनल में होगी और वही एक्शन कमेटी तय करेंगी कौन उम्मीदवार हो, कैसा उम्मीदवार हो। आज जो हालात हैं, बहुत सोच समझकर उम्मीदवारी देने का वक्त है। आप देख रहे होंगे कई वकला का आज पार्टी में इस्तेकबाल किए। हम चाहते हैं कि इस बार कारपोरेशन के हॉल में वकील भी होना चाहिए। ये पार्टी की जरूरत नहीं है, ये इस शहर की जरूरत है कि वकील होना चाहिए। ऐसे लोग होना चाहिए जो कारपोरेशन में कारपोरेशन के रक्षक हो, उसके भक्षक ना हो। सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं जाए। सारे मसाइल का हल कारपोरेशन से ही होने वाला है। एसआईटी से लेकर लैंड जिहाद की बात, जितनी बातें आती है, ये सबका हल कारपोरेशन में निकलेगा और इंशाअल्लाह पूरी ताकत से कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा जाएगा। पिछले हफ्ते यहीं पर एक मीटिंग हुई मौजूदा एमएलए की। अच्छाई और बुराई में बोला जाए, बड़े अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ने वाले जब वो तकरीर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक बेवा औरत है और सीना पीट रही है कि मेरे शहर के साथ ये हो गया, मेरे शहर के साथ ये हो गया। अंडरग्राउंड वाले परेशान कर रहे हैं, प्राइवेट बिजली कंपनी वाले हमारे अंसारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अंसारी जानबूझकर बोल रहा हूं, वजह बताऊंगा आगे। आप एमएलए हो, आपको इस शहर ने
जिम्मेदारी दी, लड़कते पड़कते भी 162 वोट से ही जीते, मगर एमएलए हो और सारे मसाइल पर आप बोलते हो कि अंडरग्राउंड ने पूरा शहर तबाह कर दिया। हमारे मालेगांव शहर के 2 हल्के, एक मालेगांव आउटर और एक मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव आउटर में भी यही एजेंसी काम कर रही है अंडरग्राउंड में, मगर वहां कैसे बराबर काम हो रहा है, वहां के एमएलए मंत्री कैसे बराबर काम करवा रहे हैं, ये क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, इसकी वजह बताता हूं, गौर से सुनना। अंडरग्राउंड गटर वाले की शिकायत 27 जनवरी को कमिश्नर को की गई कि इसका बिल नहीं निकालना, ये काम सही नहीं कर रहा है। आमदार के खुद के लेटर पेड पर बैठक हो गई ना, रेस्ट हाउस में बैठक हो गई, बोले 2 करोड़ की बातचीत तय हो गई, मगर पेड़ बड़ा है, 2 करोड़ में तो जमा नहीं। 15 मार्च को मंत्रालय में लेटर पेड पे खुद शिकायत की, बैठकर 5 करोड़ ले लिए। आप मुझे बताओ, अगर अंडरग्राउंड गटर वाला सही काम नहीं कर रहा है, पूरा शहर खोद दिया है, आप एमएलए हो, आपने 2 लेटर लगाया, आपने किस अखबार या यूट्यूब चैनल पर आकर बोला कि मैंने शिकायत की? एक बात याद रखना, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो हवा में नहीं बोल रहा हूं, सबूत जब वक्त आएगा तो सबूत भी सामने आवाम के रख दूंगा। और ये पूरा शहर जानता है कि अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हवा हवाई नहीं बोलते, कागज के साथ बोलते हैं। बराबर अंडरग्राउंड गटर वाले का बिल निकल रहा है, इन्होंने पैसा ले लिया, पूरा शहर खोदा गया, कोई उसका जो काम था मुकम्मल वो अंडरग्राउंड गटर वाला नहीं कर रहा। 2022 में बड़ी तामझाम से मिर्जा गालिब रोड का उद्घाटन किए थे। कल हल्की बारिश में 17 मोटरसाइकिल स्लिप हुई है, 17, 25 भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर मैसेज चलने लगा कि इस रोड से ना जाए। 3 साल हो गया, आप एक रोड नहीं बना सके और जिम्मेदार आप, और आकर आप ऐसे बोलते हो कि सारे मसाइल हल कौन करेगा? अपोजिशन में बैठे हुए लोग करेंगे ना। आज हम कारपोरेटर हैं, ना आज हमारे पास कोई होता है, उसके बाद भी हम काम करते हैं क्योंकि अवामी काम करना वक्त की जरूरत है, इसलिए हम काम करते रहते हैं। किला झोपड़पट्टी का सवाल हो या एसआईटी का सवाल हो, किला झोपड़पट्टी का मैंने इनको वक्त दिया था कि 10 जून तक अफिडेविट फाइल करवाओ कि आप कौन सी जगह चाहते हो। 9 जून को तहसीलदार और कलेक्टर का अफिडेविट हाईकोर्ट में आ गया। मैं 10 जून को बंबई में था, 11 को भी बाहर ही था। 11 जून को तहसीलदार और कलेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं अफिडेविट फाइल करवाने का। ये बेवकूफ समझते हैं, इनको कुछ भी नहीं समझता। इनके आसपास के जो लोग हैं, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर तक इनको नहीं समझ में आते कि प्रोडक्शन और स्ट्रक्चर अगर 25 जून तक दिया गया है तो उसका मतलब है कि उस स्ट्रक्चर को कोई तरीके से तोड़ा नहीं जाए। मगर ये और इनके साथी स्टे नहीं लिखा है, बोले हाईकोर्ट के ऑर्डर में स्टे नहीं लिखा है, इसलिए बोले स्टे नहीं है। वो बेचारे ऑडियो वीडियो में ही लगे रहते हैं, आसपास के लोग भी। एक है हमारे ओरल सेठ, क्या नाम है यार उनका, कंपाउंड वाले, नहीं यूसुफ इलियास, ये सब लोग बोलते हैं कि इनको फंसा दिया गया। अरे तुम खुद कूद कर फंस रहे हो, कूद कर जा रहे हो, क्यों तुमको कोई फंसाएगा? मौजूदा एमएलए बोलते कि मुझे ख्वातीन का फोन आ रहा है
तो मैं मेरे पीए को दे देता हूँ कि फंसे तो वो फंसे। अरे फंसे ही क्यों, हमको भी फोन आते हैं। अगर कोई खातून फोन कर रही है, बहुत से लोग हमको भी फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं, उनके मसले होते हैं, कोई परेशानी होती है। तुम्हारी नीयत सही नहीं है इसलिए तुम तुम्हारे पीए को फोन देते हो। अगर तुम्हारी नीयत सही होती तो क्या जरूरत है पीए को फोन देने की। तुम खुद कूद कूद कर फंस रहे हो, खुद बात कर रहे हो, तुमको खुद डर लगा रहता है कि मेरी ना कभी ऑडियो आ जाए, मेरी ना कोई वीडियो आ जाए, और दूसरों को बोलते हो कि कोई लेडीज फोन करेंगी तो फंसाने के ही लिए करेंगे। तुम एमएलए हो, पूरे शहर के एमएलए हो, तुमको मसले मसाइल में फोन किए जाएंगे, जो उनका मसला है वो सुनो। तुम क्यों लग जाते हो? एक तो बैठे रहते, लगे रहते, तुम क्यों लग जाते हो? ये डर क्यों है तुमको कि हम फंस जाएंगे, हमें फंसा दिया जाएगा? कोई किसी को नहीं फंसा सकता। यहाँ हजारों का मजमा बैठा हुआ है, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर शरीफ डी साहब बैठे हुए हैं, 2 शादी किए, मगर कोई फंसा सकता क्या? मुमकिन है कोई फंसा दे? अरे तुम फंसना ही चाह रहे हो, तुम फंसे हुए हो, तो तुमको फंसाया जा रहा है। इस तरह की बेतुकी बातें करके घंटा भर शहर को मिसगाइड करते हो, कोई काम काज की बात नहीं करते, कोई जमीन पर तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बात करना, लोगों पर इल्जामात लगाना। कब तक ये शहर में चलेगा? एसआईटी बैठ गई है, एसआईटी बैठने के बाद क्या किया तुमने? कोई काम नहीं किया, दोबारा नोटिस बंटना शुरू हो गई। अभी भी 1044 लोगों की नोटिस बंट रही है। हम पार्टी ऑफिस से लोगों का काम कर रहे हैं और मैं उन लोगों को भरोसा दिलाता हूं, 1044 लोगों को, कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पूरी ताकत से, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से आप लोगों के साथ खड़ी है। हमने ये भी फैसला किया है कि अगर 1044 लोगों को बिला वजह गिरफ्तार करने की तरफ डिपार्टमेंट जाएगा, आम लोगों को, तो हम जमहूरी एहतजाज की तरफ जाएंगे, अब सड़क पर उतरेंगे, मगर बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तुम्हारा तहसीलदार झूठा, एक तहसीलदार की झूठ बोलता है कि मेरी साइन नहीं है, जिसकी साइन है वो आज तक आकर नहीं बोला कि मेरी साइन नहीं है। दूसरा तहसीलदार बोलता है कि उसकी साइन नहीं है। कारपोरेशन बोलती है कि हमारे पास सबके आदेश है। ये आप लोगों के मसले का हल हम बार बार बोल रहे हैं कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा लीजिए, आम लोगों को परेशान मत करिए। मगर सिर्फ परेशान करने के मकसद से ये सब छचन किया जा रहा है और लोगों की मदद करने के बजाय मौजूदा एमएलए परेशानी में कैसे इजाफा हो उस तरफ जाते हैं। ये जीते तो जरूर हैं, मगर 162 वोट जो बार बार बोलते हैं ना, ये दर्द उनको सहा नहीं जाता कि इस मर्तबा तो पक्के एरिए से भी वोट नहीं मिली। अगर वोट मिली होती तो 162 वोट से नहीं आ रहे होते। ये दर्द है उनका, उसकी वजह से ये परेशान करते रहते हैं। आपको एक बात बता दूं कि किरीट सोमैया जो आखिरी बार आए, किरीट सोमैया के आने के बाद इनके करीब के ही एक मास्टर बीजेपी के सदर से हाईवे पे रात में 2 बजे सुख सागर होटल पे नहीं मिले क्या? किरीट सोमैया से मिलवा दो, आरएसएस वालों से मिलवा दो, आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी, ये जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एसआईटी के खिलाफ बनाए हुए हैं, इनका कुछ करो, इनको जेल में भेज दो, इनका कुछ करो, नहीं तो ये हालात ऐसे ही रहने देंगे। ये मीटिंग नहीं हुई है तुम्हारी, तुम सब करो, तुम लाओ, तुम लोगों की परेशानी में डालो लोगों को, और उसके बाद इल्जाम दूसरे के ऊपर डालते हो। अरे हमें तो किला झोपड़पट्टी, एसआईटी, ये सब काम के ताल्लुक से कई तरह की लालच दी गई। बड़े जिम्मेदार लोग आकर बोले कि वक्फ में ले लेंगे, फला जगह ले लेंगे, आप लोग इस मामले से हट जाइए। मगर हम निहाले हैं,
हम लालची नहीं है। आवाम का काम करना, गरीब आवाम के सुख दुख में रहना और उनके साथ धोखा नहीं करना, हमने कभी कोई लालच नहीं की। हमने साफ इनकार किया कि हम इनका काम करते रहेंगे और यही वजह है कि आज जिस हिसाब से इनका प्लान था या प्रोग्राम बनाया गया था मालेगांव शहर के ताल्लुक से, अगर कमेटी बनाकर काम नहीं किया गया होता तो नक्शा कुछ और होता। ये हमसे ही डरते हैं, हमारे कायदे कानून से ही डरते हैं। जो पिछले जलसे में बोल रहे थे कि जूनियर वकील लगाए, मुझे बताओ मालेगांव शहर में एडवोकेट अजीम खान जूनियर है, एडवोकेट आरिफ जूनियर है, एडवोकेट मर्चेंट जूनियर है। हमारे यहाँ तौसीफ वकील साहब बैठे हैं कि पूरी टीम रात दिन लोगों के लिए लगी रहती है। यहाँ ये साबिर भाई के वालिद बैठे हैं, कोर्ट जाते हैं, कभी इनसे कोई 1 रुपया मांगता है, ये वकला एक कागज के लिए भी कोई पैसा मांगता है, लोगों का काम कर रहे हैं। तुमने क्या किया? जूनियर ही वकील लगाया क्या? हाईकोर्ट जाने की बात बोले हाईकोर्ट गए क्या? किस मामले में कानूनी मदद की? किस मामले में तुमने जाके सरकार में बात की? किसी मामले में तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इल्जामात। जब ये लग गया कि फिरका परस्तों की तरफ से लालच देने के बाद भी ये नहीं टूट रहे हैं, तो बोले आप मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख को जेल में डाल दो, जेल की सलाखें हमको कमजोर कर देंगी। इतना कमजोर समझे हो? 50 साल इमरजेंसी को हो गया। 50 साल पहले निहाल साहब 18 महीने जेल में थे। हम उनके शागिर्द हैं, उनके पास सीखे हुए लोग हैं। हम खुद जेल में गए तो खुद जाके जमा हो गए 12 नवंबर के मामले में। हम जेल से डर जाएंगे? हमको कई तरीके से डराया जा रहा है, शान हिंद को कई तरीके से डराया जा रहा है। बिला वजह झूठी मन गढ़ंत बातें बोली जा रही है कि ये लोग कैसे भी रुके। एक तरफ बोलते हैं कि 10,000 वोट मिली और एक तरफ सबसे ज्यादा परेशानी भी इनको हमसे ही है। सबसे ज्यादा इनको परेशानी हमसे है, क्योंकि मैं जो बोला कि आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस बार नदी के उस पार की जरूरत खत्म कर देंगे और वही शहर की तरक्की की तरफ बात जाएंगे जब नदी के उस पार की जरूरत खत्म होगी। जो सकल हिंदू, अभी अतर हुसैन अशरफी साहब बोले, सकल हिंदू समाज वो प्रेस देते हैं और बोलते हैं माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस में अंसारी लोग नहीं आए। उनको कैसे पता? मौजूदा एमएलए किस वकील के जरिए संदेशा भिजवाते हैं, दखनी अंसारी करने की बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरी वोट तो अंसारी है, वो तो कहीं नहीं जाएंगी। इसमें मैं ये बात तो अब बिल्कुल मानता नहीं कि मौजूदा एमएलए काम नहीं करते, उनको बोलना चाहिए या बार बार बोलना चाहिए। अब सोचना अंसारी बिरादरी को है, जिसको बंधुआ मजदूर समझ लिया है मौजूदा एमएलए ने। उनको एक बात पता है कि अंसारी बिरादरी कुछ भी होगा तो कोई है नहीं तो मैं ही होना। ये ऑप्शन खत्म होना चाहिए। तुम्हारे कारखाने में रेड पड़ती है, तुम्हारे बिजली के मामले होते हैं तो उसने करा दिया, इसने करा दिया, तुम पूछो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम क्या कर रहे हो? अब अंसारी बिरादरी को भी सर जोड़ कर बैठने का सवाल है, पक्के एरिया के लोगों को सर जोड़ कर बैठने का सवाल है। अगर सकल हिंदू समाज इस शहर में दखनी अंसारी करने की तरफ जाता है, फिरका परस्त तंजीमें अगर दखनी अंसारी की बात बोलती हैं, तो आप समझिए ये साजिश कहां से रची जा रही है। ये साजिश खत्म होना चाहिए। वहां पर मौलाना उमरान साहब थे, मौलाना हसनैन साहब थे, शकील फैजी साहब थे, हाफिज गुफरान साहब थे, अफजाल मौलाना थे, डॉक्टर रईस रिजवी थे, ऐसे बहुत से लोग थे। ये कौन थे? ये कौन सी बिरादरी के थे? सिर्फ फिरका परस्तों के साथ मिलकर आने वाले वक्त में अंसारी
खानदेशी, मराठवाड़ा, ये सब छछन मौजूदा एमएलए करने वाले हैं। उनके पास कोई काम काज का ऐसा काम ही नहीं है जिसको लेकर इलेक्शन में जाए। इसलिए बड़े होशियार हो जाओ, होशियारी से समझो, साजिश को समझो। 162 वोट से सिर्फ शहर में जिताया है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जब 3000 वोट थी 2019 में तो 40,000 वोट से जीते थे। 3.5 लाख वोट थी तो 162 वोट से ही जीते हैं। जमीन इनकी खिसक चुकी है, ये इनको भी समझ में आ रहा है। वो तो बीमारी, ये वो लेडीज को वोट नहीं देना, शरीयत, ये सारे छचन करने के बाद वो 162 वोट से जीते हैं। आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन उनका है ही नहीं। इसलिए फिरका परस्तों को लगाकर, नहीं तो आज तक मुझे बताओ मालेगांव शहर में निहाल साहब के वक्त से कभी फिरका परस्तों ने दखनी अंसारी पर बात की है क्या? क्यों आज बात करने की उनको जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि तुम इस टॉपिक पर बात करो। इनके अंदर किसी भी तरीके से फैलाव के लिए इस तरीके की बातें हो, कोई काम की बात इनके पास नहीं है। शहर में ट्रैफिक का निजाम पूरे शहर के सामने है, सड़क आपके सामने है, पानी के मसाइल आपके सामने हैं। एक नई रोड जो एमएलए अपने 10 साल के बाद, आज उनका तीसरी टर्म है, निहाल साहब के बाद इस शहर में सबसे ज्यादा वक्त तक एमएलए रहने का जिनके पास सर्व हासिल है, वो आदमी ने आज तक एक नई सड़क नहीं निकाल पाई। उस आदमी से आप उम्मीद करते हो? मेरी शिकायत तो उनको वोट देने वालों को है कि आप किस बुनियाद पर वोट देते हो? कभी पूछे हो कि आप एक सड़क नहीं बना पाए, तीसरे टर्म में एमएलए हो? जाना आना मुश्किल हो गया है। हमने तो 14 नंबर पे एक नई सड़क निकाली, बनाई, हमारे पास कोई होता नहीं था। ऐसी 10 सड़क नहीं निकाली जा सकती है, तभी ये शहर सुधरेगा, तभी ये शहर समझेगा। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। और जो भी लोग आए हैं, हमें ये भी पता है हमारे असेंबली के जलसे में भी हजारों का मजमा आता था, मगर जो बहक जाते हो आप लोग, यहाँ बैठे हुए भी बहुत से लोग हैं, मैं मानता हूं जो बहक जाते हैं। आप सोचिए, आप समझिए कि काम कौन कर रहा है और काम छछन कौन कर रहा है। आप एक मर्तबा सोचिए कि हमारे शहर की ख्वातीन जेल में बंद हो गई, ये आदमी आज तक मिलने तक नहीं गया। अगर कोई हिस्ट्री शीटर है तो उसका लेटर पेड कोर्ट तक जाता है एमएलए का। किसी पे 376 होता है, तो उनके लिए भी लेटर कोर्ट तक जाता है। इनका लेटर 376 के आरोपी जो एक तरासन वाली से, जो बेचारी उसको कुछ और बोल रही थी और ये कुछ और ही करने की तरफ जा रहे थे, और बोलते हैं फंसा दिए। वे तुम खुद कूद कर फंस रहे हो, उसके बाद बोलते हो फंसा दिए। ऐसे लोगों के ताल्लुक से इनका लेटर पेड जरूर इस्तेमाल होता है, मगर जो लोग एसआईटी में बंद हुए, जो जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उनके घर के लिए यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं। मुझे बोलते आज तक मौजूदा एमएलए आपके पास आए हैं? ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? लेकिन लेटर पेड कहाँ दिया जा रहा है? 307 के आरोपी के लिए, 376 के आरोपी के लिए, अभी कितने तो 354 वाले निकलेंगे, उनको भी देंगे ये लेटर पेड। तो ये इनका ओहदे का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं आप देखो। इन्होंने प्राइवेट कंपनी के ताल्लुक से क्या आज तक एक्शन लिया? पूरा 5 साल पिछला निकल गया, अभी ये एमएलए है, क्या किया?
ये खुद बोलते हैं कि लोगों के ऊपर तकलीफ है, लोगों का मीटर काट रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, बहुत तकलीफ है। अरे सब पता है पूरे शहर को, पूरे बुंदेलों को पता है तकलीफ है। आपने क्या किया वो आप बताइए। ये कभी भी किसी भी सूरत में सिर्फ ठेकेदारी, पिछले 3-4 सालों से पीडब्ल्यूडी का रिकॉर्ड उठा लो, 10 लाख के अंदर का टेंडर करवाते हैं। सैकड़ों टेंडर बोगस काम किया इन्होंने, सैकड़ों बोगस काम किया। अगर 1 करोड़ का काम है तो उसका 10 टुकड़ा करते हैं। 10 टुकड़ा करने की जरूरत क्यों है? एक काम है कब्रिस्तान से लेके अगर आगे तक का 1 करोड़ का काम है तो 1 करोड़ का काम है। 10 अलग अलग एस्टीमेट बनाने का मकसद चोरी है। खुद भी इनकी औलाद भी सर से लेकर पैर तक करप्शन में डूबी हुई है। सिर्फ इनकी करप्शन की ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है, ठेकेदारों से पैसा लेने के ताल्लुक से। वक्त सब आएगा, सब वक्त आएगा, सब चीजें आने वाली है। कोई बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। हर चीज सबूत के साथ आएगी कि किस तरीके से सिर्फ ठेकेदारी और कमीशन के लिए ये टुकड़े करें। ये वाहिद एमएलए महाराष्ट्र के जिनके सारे काम 10 लाख के अंदर के हैं। दूसरे भी एमएलए की जाकर देखो, जो काम है वो काम हमारे अबू आसिम आजमी साहब है, जो कौम मिल्लत का भी दर्द रखते हैं, डेवलपमेंट के काम काज के उनका भी मामला देख लो। रईस शेख साहब है हमारे, उनका काम काज देख लो। इनको ही क्यों टुकड़ा करने की जरूरत आती है? क्योंकि इनको करप्शन की लत लग गई है, लत, और छूट ही नहीं रही है। कोई काम की इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ना किले वालों के लिए कोई काम किए, ना एसआईटी वालों के लिए कोई काम किए, ना किसी तरीके की मुसीबत आती है तो कोई काम करते हैं। बस एक ही आदत है, जब खड़े होंगे आसिफ शेख लेके आए, मुस्तकिम डिग्निटी लेके आए, तो तुम क्या झक ना रहे थे? तुम एमएलए होकर क्या कर रहे थे? कब तक ये सब झूठ फसाद बोलते रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी क्या है वो आवाम को बताओ, आपने क्या किया वो बताओ। बस ये लाए वो लाए तो बोले अब हम भी जा रहे हैं उनसे मिलने, कोशिश में लगे हुए हैं। बराबर एक वकील के जरिए संदेशे में संदेशे जा रहे हैं। हमको भी बताते हैं ना, हमको तो इनके घर के ही लोग बता देते। ये घर से निकलते मुबारक चौक भी नहीं आते, हमको फोन आ जाता ना कि हजरत मुबारक चौक तक पहुंचे, बाजू वाले भी बता देता ना हमको। तो हमको बता दिया जाता, इसीलिए सब आ रहा है ना। तुम सिर्फ बोल रहे हो कि तुमको बताया जाता है, तुम्हारी सब बातें हवा में। सही बात यह है कि इनके साथ में रहने वाले लोग भी ये मानते हैं कि उन पर जब कोई मुसीबत आती है तो मैं हमेशा बोला कि हम सियासत हर मामले में कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी के सवाल पर आसिफ शेख साहब और हमारी एक ही बात है कि इसमें अगर कोई मुखालिफ भी रहा तो भी उसकी मदद करना है। अगर कोई और काम में मुखालिफ आएंगे तो हम नहीं करेंगे मदद। मगर एसआईटी और जन्म दाखिले के सवाल पर इनकी ऑफिस में बैठा हुआ लड़का जब हमारे पास आया मेरे पास, तो मैंने उसकी भी मदद करने की पूरी कोशिश की। उस मामले में सियासत नहीं, वो शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग है और वो दाग 6 महीने की मुद्दत है एसआईटी को। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी, सरकार को भी, किरीट सोमैया को भी चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो 10 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट आवाम के सामने 6 महीना पूरा होने पे लाओ। एक बार तजवीज मेरी ये है कि एक बार हाथ उठाकर बोलो कि 10 जुलाई को एसआईटी का 6 महीना हो रहा है जो मुद्दत दी गई है, इनकी पूरी चौकसी हो गई है। तो 10 जुलाई को सरकार मुद्दत ना बढ़ाए, हाथ उठाकर एक तजवीज मंजूर करो कि 10 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट आवाम के सामने, सरकार के सामने लाए।
दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ हो जाने वाला है। कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन इस हिंदुस्तान में रहने वाला है, ये सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनकी नियत में अगर खोल रहा तो ही ये मुद्दत वहां बढ़ाएंगे। अगर इनको सिर्फ सरकार को, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को तकलीफ देना, ये मकसद रहा फिरका परस्तों का, तो आप समझ लीजिए कि 10 जुलाई को अगर रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आती है तो आप ये मान लीजिए सरकार की इतनी बड़ी टीम लगने के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी टीम लगने के बाद ये मालेगांव शहर में एक बांग्लादेशी नहीं निकाल पाए, और ये निकाल भी नहीं पाएंगे। ये शहर मजहबी जरूर है, मगर ये शहर ने कभी किसी बाहर के रहने वाले को यहाँ पर आसरा नहीं दिया और ना कभी देगा। इतना तो हमको इस शहर से गारंटी है, हमारे लोगों पर हमको इतना भरोसा है कि झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी भी किसी दूसरे मुल्क से कोई आएगा तो उसको अपने बाजू में नहीं रहने देगा, पहले इन्फॉर्म करेगा। यह इस शहर की खास बात है। इसलिए हम हमेशा से पहले दिन से बोलते आए कि कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या मालेगांव में नहीं मिलेगा। और 10 जुलाई को भी अब कितने दिन बचे हैं, 12-15 दिन, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों को और खास तौर से मालेगांव शहरियार को एक भरोसा दिलाता हूँ कि अभी दोबारा जो नोटिस बढ़ रही है, आप लोग हमसे राब्ता करिए, आप फिक्र मत करिए। हम हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, हो सकता है कि हमें जेल में भी डाल दिया जाए, ऐसी भी प्लानिंग बन रही है फिरका परस्तों के साथ मिलकर कि इन लोगों को कोई तरीके से, कोई झूठे केस में, किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। मगर आप लोग भरोसा रखिए, हमारी लीगल टीम है, नौजवान है, हमारी पार्टी के जिम्मेदार हैं, अतर चिच्चा है, रिजवान सर है और तमाम ही जिम्मेदार लोग हैं। अगर मैं जेल चला भी गया तो आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि ये आप लोगों के साथ खड़े रहे, आप लोगों को किसी तरीके की तकलीफ इंशाअल्लाह नहीं होगी। हम SIT और जन्म दाखिले के मामले में पूरी ताकत से मालेगांव शहर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।